सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की मोबिलिटी क्षेत्र में संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में 6 दिवसीय भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हरित प्रौद्योगिकी और गतिशीलता परिदृश्य में भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं। ऐसे लोग जो निवेश के लिए उत्सुक हैं, उनके लिए भारत सबसे बड़ा बाजार बन चुका है और हम बहुत तेज गति से इस क्षेत्र में अपने अवसरों को भुना सकते हैं। आज हम इन्हीं विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हरित प्रौद्योगिकी और मोबिलिटी के क्षेत्र में भारत की संभावनाएं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक अनिल पद्मनाभन। अनिल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया मनोज जी। सबसे पहले तो हम बुनियादी सवाल ही आम श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहेंगे कि ये जो हरित प्रौद्योगिकी यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी क्षेत्र है, इससे आम लोग, आम श्रोता क्या समझें, क्या माने? हरित प्रौद्योगिकी हम किसे कहेंगे और मोबिलिटी क्षेत्र क्या है? मनोज जी, आम आदमी के अंदाज से हम अगर देखें तो पहले होता था, समस्या होती थी कि कॉस्ट जो होता था ये ग्रीन मोबिलिटी का काफी महंगा होता था, लेकिन अब घट के जो दाम है वो कंपीटिंग कार्बन बेस्ड जो मोबिलिटी है उसके साथ अभी compete करने लग गए। तो आम व्यक्ति को जो पहले एक समस्या होती थी कि इतना महंगा इन्वेस्टमेंट करें, हाँ यस वो प्रदूषण बिल्कुल तकरीबन खत्म ही हो जाता है, तब भी ये निर्णय लेने में आसान नहीं था। अब वो निर्णय और आसान हो गया है और जिस गति से जो बढ़ रहा है ईवी का एडॉप्शन, अभी मान लिया कि ओवरऑल प्रतिशत में अभी बहुत कम है, लेकिन हम आज का नहीं देख रहे, कल का देख रहे हैं और परसों का देख रहे हैं। तो उस टाइम जिस तरीके से मतलब एक कमिटमेंट लिया है भारत ने कि 0 कार्बन होना है 2070 तक, तो इसमें ये बहुत बड़ा कदम है कि ग्रीन मोबिलिटी को अपनाएं और आम लोग दोनों तरफ से इसको अप्रोच कर सकते हैं। एक तो प्रदूषण जो कम होगा और दूसरा जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए 0 कार्बन का 2070 का लक्ष्य, मतलब हमारे जनरेशन के लिए नहीं, अगले जनरेशन और उनके बाद के लिए एक मतलब एनवायरनमेंट जो खड़ी करेंगे हम, तो वो देश के लिए बहुत भले की बात है। तो आप एक देश के हित से भी देख सकते हैं और अपने पर्सनल हित से भी इसको देख सकते हैं। श्रोताओं, स्पष्ट हुआ ये कि अभी जो प्रदूषण का माहौल है, न केवल अपने देश के स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें प्रदूषण न्यूनतम हो और मोबिलिटी सेक्टर यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर मुख्य रूप से, वहां पर क्या संभावनाएं बन रही हैं प्रदूषण को घटाने की दिशा में। आइए सबसे पहले हम श्रोताओं, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उसे सुनते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मोबिलिटी में अपना फ्यूचर देखने वाले हर सेक्टर के लिए भारत एक शानदार, इन्वेस्टर के लिए भी शानदार डेस्टिनेशन है। मैं आप सभी को फिर विश्वास दिलाता हूं, सरकार हर तरह से आपके साथ है। आप मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ इसी तरह आगे बढ़ते रहें। हमारे मोबिलिटी सॉल्यूशंस ऐसे हो जो कॉमन हो, कनेक्टेड हो, कन्वीनियंट हो। ग्रीन मोबिलिटी पर हमारा फोकस इसी विजन का हिस्सा है। अनिल जी, प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं कि सरकार हर तरह से तैयार है और उन्होंने निवेश का आह्वान किया है कंपनियों से कि आप जहां कहीं नजर डालें वहां भारत आपके लिए अवसर का एक बड़ा, कह लें, भंडार है। यहाँ हम ये समझना चाहेंगे कि जो भारत का यानी कह लें कि ग्रीन टेक्नोलॉजी और जो मोबिलिटी है, उसमें वैश्विक परिस्थितियों में कुल क्या मूल्यांकन आप करते हैं अपने भारतवर्ष के लिए? मनोज जी, जो अभी हाल में आपने देखा, नवंबर में भारत सरकार ने ईवी एब्सॉर्प्शन के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मतलब और उपयोग बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स बांटे थे काफी निवेश की तरफ से। तो इसमें आप जानते हो सबसे बड़ा एक कंपनी है दुनिया भर में, टेस्ला जी। टेस्ला पहले से मतलब संकेत दे रहा था कि उनको भारत में निवेश करना है, लेकिन उनके लिए वो इंसेंटिव्स काफी नहीं थे। लेकिन जो नवंबर में हुआ
तो अभी उनका कोई स्टेटमेंट आया नहीं, लेकिन बाकी कंपनियों से अभी इसी जो मोबिलिटी शो का आप जिक्र कर रहे हो, तो उसमें वियतनाम का जो कंपनी है उन्होंने और बढ़ा दिया निवेश। तो शायद टेस्ला ना आए, बट दुनिया भर से निवेश के लिए दुनिया में बड़े बड़े कंपनी आने लग गए हैं। लेकिन इसका जो एक समस्या है, ईवी में जो कंपोनेंट्स जाते हैं, जो ग्रीन मिनरल्स हम इनको कहते हैं, कि इसका सोर्सिंग और प्रोसेसिंग में भारत की स्थिति काफी कमजोर है। ये ज्यादातर ये ग्रीन मिनरल्स अफ्रीका में मिलते हैं और कुछ तो भारत में भी हैं, लेकिन ज्यादातर लिथियम वगैरह जो है, कोबाल्ट, ये सारे अफ्रीका में है। और लेकिन वहां पे चीन ने करीब 10 साल से उस पे कब्जा कर रखा है, मतलब जो कहो जो भी है उस पे उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहा है। और उसका जो प्रोसेसिंग है उस पे भी चीन का कंट्रोल है। तो अब भारत का जो एक प्रेशर पॉइंट रहेगा कि जैसे अब दुनिया में जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स का खेल हो रहा है, खास करके अमेरिका और चीन के बीच में, और 20 जनवरी के बाद आप जानते हो राष्ट्रपति ट्रंप जब आएंगे जी जी। तो उन्होंने ऐलान किया है कि वो टैरिफ्स बढ़ाएंगे। तो मतलब एक तरीके से ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा चीन और अमेरिका के बीच में। तो उसके पहले से ही चीन ने रुकावट शुरू कर दी है ये ग्रीन मिनरल एक्सेस में, और पर्सनल जो जिनके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनके जो वर्कर होते हैं, उनके सब में पाबंदियां डालना शुरू कर दिया है। तो भारत के लिए ये भी एक ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कैपेबिलिटी डोमेस्टिक, मतलब निजी कैपेबिलिटी इसमें बढ़ाना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में कहते हैं वेपनाइज कर देगा चीन। उन्होंने ट्रेड तो वैसे ही वेपनाइज कर रखा है दुनिया से और भारत से भी। अब वो इस लेवल पे भी अगर वेपनाइज करेंगे तो भारत के लिए एक समस्या होगी ईवी के एब्सॉर्प्शन। यहाँ पर सरकार के नजरिए से हम समझना चाहेंगे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए या निवेश के लिए किस तरह सरकार समर्थन दे रही है, और भारतीय कंपनियों को कैसे इनसे जो उनके सामने चुनौतियां हैं, जैसा कि आपने बताया जो चीन की ओर से जो पहल हुई है, उसमें हमारी कंपनियों के लिए क्या चुनौतियां दिख रही और सरकार कहाँ कहाँ समर्थन दे रही है? जी, चुनौती तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मीनिंग वो कहने से तो काफी है, लेकिन मसले का हल भी चाहिए। जी, तो उसमें भारत सरकार ने एक कदम जो उठाया है वो एक करीब आई थिंक 6-8 महीने हो गए, तो ग्रीन मिनरल्स का डोमेस्टिक, मतलब निजी, हमारे भारत में ही खोज उन्होंने शुरू कर दिया है। इस पे उन्होंने टेंडर भी फ्लोट किए हैं, एंड कुछ आज तो ग्रीन मिनरल्स भारत में पता चल गया कि हाँ है, डिपॉजिट है। तो एक ये डोमेस्टिक सप्लाईज इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है और उसकी कोशिश है। दूसरा, एक ऑल्टरनेट ग्लोबल सप्लाई चेन खड़ा हो रहा है। चीन जो धमकी दे रहा है, भारत ही नहीं है ना जो ईवी अडॉप्शन कर रहा है, दुनिया में सारे देश ईवी का अडॉप्शन कर रहे हैं। तो एक ऑल्टरनेट ग्लोबल सप्लाई चेन खड़े करने की कोशिश है। इसमें अमेरिका ने सबसे बड़ा इसका लीडरशिप लिया है, भारत भी उसमें है। तो उम्मीद है कि वो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सारे देश जो हैं इसमें एक भागीदारी करेंगे। तो एक ऑल्टरनेट ग्लोबल सप्लाई प्लान बी की तरह। बट प्लान ए, जैसे मैंने बोला, क्योंकि 80% प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी चीन ने पकड़ के रखा है, और ये मैंने बोला अफ्रीका में पूरा रिसोर्स बेस, हाँ, वहाँ पे भी भारत, अमेरिका, सब देशों ने कदम उठाने शुरू कर दिए ताकि चीन का जो एक मोनोपोली है वो खत्म हो जाए, क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन सकता है। तो अगर आप ऐसे चीन से छुटकारा नहीं पाएंगे तो भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया में सब देशों के लिए होगा। तो ये एक चुनौती है, लेकिन छोटे छोटे कदम उठा रहा है भारत, लेकिन डेफिनेटली वो चुनौती से अलर्ट है और उस पे कदम उठा रहे हैं। अभी हम देखना पड़ेगा आगे, अभी 20 तारीख के बाद जो दुनिया का जियोपॉलिटिक्स का माहौल कुछ साफ होगा जब ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे। यहाँ पर यानी कह लें कि हमारे लिए यदि इस क्षेत्र के लिए ऊर्जा का विकल्प सोचें तो कौन से ऊर्जा के विकल्प निकल के आ रहे हैं, जहाँ पर हम कह लें कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी के लिए भारत की योजनाएं हैं और उस पर काफी पहले से हम सुन रहे हैं। क्या यह लंबी अवधि में ईवी के साथ कम्पीट कर सकता है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं मनोज जी, मुझे नहीं लगता इस ऑटोमोबाइल मोबिलिटी में हाइड्रोजन कम्पीट करेगा। हाइड्रोजन जो कम्पीट करेगा वो जैसे जहाजों का, बड़े बड़े और कारखानों का चलाने का। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है, आप जानते ही होंगे कि भारत और यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में एक समझौता हुआ है, जबकि हम यहाँ से उनको ग्रीन इनपुट्स देंगे और वो हमको वापसी में ग्रीन हाइड्रोजन देंगे, क्योंकि उनकी क्षमता ज्यादा है प्रोडक्शन में और हमारी क्षमता है ग्रीन को एक्सेस करने के लिए। तो एक सप्लाई चेन ग्रीन हाइड्रोजन का भारत और वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट के बीच में खड़ा कर रहा है। दूसरा है कि
भारत में ही जो हाइड्रोजन का जो इनोवेशन है वो चल रहा है। अभी हाइड्रोजन ट्रक का मैंने हाल में सुना है। तो अभी वो ट्रेन, हमारे जो रेलवे मंत्रालय के मंत्री हैं उन्होंने बताया कि अभी हाइड्रोजन ट्रेन चालू कर रहे हैं। तो इस लेवल पे compete होगा। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोजन मतलब फ्यूल है जो कि ऑटोमोबाइल लेवल पे उसको लाना उतना आसान नहीं है, बिकॉज उसको जो पैकेज करके उसको एक तरीके ऑटोमोबाइल के लिए जैसे सीएनजी डालते हो उतना आसान नहीं है। तो ये ऑटोमोबाइल में नहीं, बट बड़े बड़े जहाजों में, कारखानों में, अब रेलवे में जो इंजन है वहां सब आएगा पक्का। तो ऊर्जा में भारत ऑल्टरनेटिव मींस लगा रहा है। जैसे मैंने बोला, उद्देश्य ये है कि 2070 में भारत जीरो कार्बन देश होगा। तो इसमें आज ही ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं ताकि ये अभी हमें एहसास नहीं होगा, बट 5 साल आप देखिए इसका फर्क हमें नजर आने लगेगा। आप 4 साल पहले देखिए ईवी मतलब एक नॉवेल्टी था, आज तो मतलब हर तीसरी चौथी गाड़ी शहरों में ईवी है। तो ये गति एक स्लो पकड़ता है, लेकिन जब पकड़ता है वो एक अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पकड़ लेगा। वो जैसे चीन में हुआ भारत में भी होगा। आपने इनोवेशन की चर्चा की, तो ग्रीन मोबिलिटी के सेक्टर में स्टार्टअप के लिए क्या अवसर देख रहे हैं आप? अवसर तो बहुत है मनोज जी, बहुत है, लेकिन उससे आप इनोवेशन को तभी हम सक्सेस मानते हैं जब उसका कमर्शियल एप्लीकेशन होता है। तो अभी जो है ना, ये सारे स्टार्टअप मतलब ग्रीन हाइड्रोजन में ही आप देख लिए बहुत स्टार्टअप है। मैंने एक इंटरव्यू किया था, बेंगलोर में एक कंपनी है, वो युवा लोग हैं, वो आईआईटी के हैं, 2-3 साल पास हुए हैं। 2 लड़के हैं, उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पानी से बनाने का प्रयास में लगे हैं, और वो लेकिन कमर्शियल एप्लीकेशन लेवल पे नहीं आया है। तो अभी काफी इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, प्राइवेट इक्विटी, वीसी सब इसमें कैपिटल लगा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है जो एक सक्सेस हो गया उसमें मुनाफा भयंकर होगा। क्योंकि भारत में एक चीज है जो दूसरे देशों में नहीं है, वो है मार्केट का डेप्थ। हमारी जो आबादी है 150 करोड़ की है तकरीबन, उसमें 65% जो है युवा लोग हैं। उनकी जो एडॉप्शन कैपेबिलिटी है, मतलब जो नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं वो उसे जल्दी अपनाने में तैयार होते हैं। तो ईवी में वो ज्यादा गति से अपनाएंगे। तो एक मार्केट है रेडीमेड। तो जैसे ये इनोवेशन आएंगे, इनका अगर कमर्शियली अप्रूव हो जाए तो इनको अपनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, लेकिन कोशिश ये है कि इसको कमर्शियल लेवल पे कितनी जल्दी से जल्दी ला सकते हैं। भविष्य को देखते हुए सरकार के स्तर पर और कह लें कि जो भारतीय कंपनियां हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी के सेक्टर में कौन सी ऐसी विशिष्ट नीतियां होनी चाहिए जिनसे कि इस पूरे क्षेत्र को लाभ हो और जो हमारा जलवायु लक्ष्य है उसे प्राप्त करने की दिशा में अगले 5 सालों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें? मनोज जी, मुझसे अगर पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें एक सॉफ्ट टच चाहिए रेगुलेशन में, नीतियों में, एंड इंसेंटिव में आप देते रहिए जो देना है, बिकॉज हर देश में देते हैं, भारत में भी देना ही चाहिए। लेकिन इसकी जो रेगुलेशन है इस पे सॉफ्ट टच होना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी अड़ंगियां लगती हैं और हमारे जो इनोवेशन मतलब डिसइंसेंटिव होता है। तो मुझसे पूछो तो मुझे लगता है रेगुलेशन अभी एक उसको रीइन्वेंट करना होगा इस नए दौर के अंदाज से। बिकॉज आप ये जो पुराने जो हमारे रेगुलेशन है मोबिलिटी के, ये एक पुराने ढांचे में है। मतलब जब हाइड्रोकार्बन गाड़ियां होती, कार होती थी, पेट्रोल वाली, डीजल वाली गाड़ियां, आज जो ये पूरा टेक्नोलॉजी बदल गया है, अब ईवी भी आ गया है, तो एक मिक्स्ड लेवल पे आ गया है। अब तो ये पुराना रेगुलेशन इसमें नहीं काम करेगा। तो इसमें एक सॉफ्ट टच चाहिए, बिकॉज ईवी इंडस्ट्री यूनिक है, इसके जो नीड्स है, डिमांड है, अलग है, जो पुराने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरह नहीं है। मेरे हिसाब से एक सॉफ्ट टच चाहिए रेगुलेशन में, लेकिन इंसेंटिव्स जो है बरकरार रहने चाहिए। श्रोताओं, सामंजस्य नीतियों में बना रहना चाहिए जिससे कि कंपनियों की लाभप्रदता बनी रहे और नीतियां ऐसी हों जो बाजार को बढ़ाने में सफल साबित हों। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मनोज जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत की मोबिलिटी क्षेत्र में संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में